हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 24 जनवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल है एक्सरसाइज लापेरोस, कलरीपयट्टू जो कि एक मार्शल आर्ट है, उसके बारे में देखेंगे। देन रेड सी अभी काफी चर्चा में रहा है, रेड सी से संबंधित चीजों को देखेंगे। नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में देखेंगे, साथ ही हाल ही में जारी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के बारे में देखेंगे और खो खो वर्ल्ड कप 2025 अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, उससे संबंधित चीजों को भी देखेंगे। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन नेवल शिप इज पार्टिसिपेटेड इन द फोर्थ एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज लापेरूस। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा भारतीय नौसेना जहाज बहुराष्ट्रीय अभ्यास लापेरूस के चौथे संस्करण में भाग ले रहा है। आपके ऑप्शंस हैं आईएनएस सूरत, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस मुंबई या फिर आईएनएस विक्रांत। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये इंडियन नेवल शिप है आईएनएस मुंबई। आप देख सकते हैं, आईएनएस मुंबई एन इंडिजिनसली बिल्ट guided missile destroyer is participating in the fourth edition of the exercise La Perouse, and the exercise involves navies from Australia, France, United Kingdom, US, Indonesia, Malaysia, Singapore, and Canada. So it focuses on enhancing maritime situational awareness, surveillance, interdiction, air operations, and information sharing. The exercise highlights India's naval synergy, interoperability, and commitment to a rule-based maritime order. So it aligns with India's Sagar vision to ensure security and growth in the Indo-Pacific region. आप ध्यान देंगे, हाल ही में आयोजित ये जो एक्सरसाइज लापेरोस है, ये इसका फोर्थ एडिशन संपन्न हुआ है। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है टू डेवलप कॉमन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस बाय एनहांसिंग द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ मैरीटाइम सर्विलांस, एयर ऑपरेशंस एंड इंटरडिक्शन ऑपरेशंस। The naval exercise La Perouse is underway in the straits between the Indian Ocean and the Pacific Ocean, as well as Malacca, Sunda, and Lombok Strait. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलरीपयट्टू इज द ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ विच स्टेट। अभी हाल ही में यह काफी चर्चा में रहा है। आपको बताना है कि कलरीपयट्टू किस राज्य का पारंपरिक मार्शल आर्ट है। आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये मार्शल आर्ट है केरला का। आप देख सकते हैं, Kalaripayattu, a traditional martial art from Kerala, is included only as a demonstration event in the 38th National Games in Uttarakhand. And according to mythology, the warrior sage Parashuram introduced Kalaripayattu. The term Kalaripayattu combines Kalari, meaning a place of combat, and Payattu, meaning fighting in Malayalam. Uttarakhand will host the National Games 2025 from January 28th to 14th of February 2025। तो आप ध्यान रखेंगे, जो नेशनल गेम्स 2025 में आयोजित होंगे उसमें कलरीपयट्टू को इंक्लूड किया गया है एज एन डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट। It is one of the oldest and most scientific martial art forms in the world, aimed at mind and body coordination. इसके 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज होता है माईपायट्टू, सेकेंड इज कोलथारी, थर्ड इज अंगथारी एंड फोर्थ इज विरुमकई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Consider the following statements regarding Red Sea. सो यहाँ पर लाल सागर से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द रेड सी इज अ सी वाटर इनलेट ऑफ द इंडियन ओशन दैट कनेक्ट्स डायरेक्टली टू द अटलांटिक ओशन थ्रू द गल्फ ऑफ अकाबा। एंड सेकेंड, it connects to the Indian Ocean through the Bab al-Mandeb Strait and the Gulf of Oman to the southeast. And third, the Red Sea is bordered by Djibouti, Egypt, Israel and Turkey. और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है रेड सी से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहां पर ये सारे ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। आप देख सकते हैं, द रेड सी हैज बीन इन फोकस ड्यू टू यमन्स हौती रिबल्स रिस्ट्रिक्टिंग अटैक्स टू इजरायली शिप्स ट्रांजिटिंग थ्रू द कॉरिडोर, अंडरस्कोरिंग इट्स इंपॉर्टेंस इन ग्लोबल ट्रेड एंड सिक्योरिटी, जिस वजह से ये अभी काफी चर्चा में रहा है। So Red Sea is a seawater inlet of the Indian Ocean but does not connect to the Atlantic Ocean through the Gulf of Aqaba. And the Gulf of Aqaba is part of the northern Red Sea and it connects to the Mediterranean Sea via Suez Canal. इसके साथ ही बॉब अलमंडेब देखें तो it connects the Red Sea to the Gulf of Aden and the Indian Ocean, and the Gulf of Oman is part of the Arabian Sea, not connected to the Red Sea. So the sea separates the coasts of Egypt, Sudan and Eritrea to the west from those of the Saudi Arab and Yemen to the east, but Turkey is not a bordering nation. तो आप ध्यान रखेंगे रेड सी के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनमें टर्की शामिल नहीं है। साथ ही रेड सी के बारे में अगर हम और देखें तो इट इज वर्ल्ड्स नॉर्दर्न मोस्ट ट्रॉपिकल सी एंड इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट हैविली ट्रेवल्ड वाटरवेज, and it is connected to the Arabian Sea and the Indian Ocean to the south through the Gulf of Aden and the narrow Strait of Bab al-Mandeb. So आपने देखा कि इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो हैं यमन एंड सऊदी अरब टू द ईस्ट, इसके साथ ही इजिप्ट टू द नॉर्थ एंड वेस्ट, एंड देन सूडान, इरिट्रिया एंड जिबूती टू द वेस्ट। साथ ही it is one of the world's warmest seas and it contains some of the world's hottest and saltiest seawater. So its name is derived from the color changes observed in its water. Normally, the Red Sea is an intense blue-green. Occasionally, however, it is populated by extensive blooms of the algae, जिसका नाम है Tricho Desmium erytherium, which upon dying off turn the sea a reddish brown color, जिसकी वजह से हम इसको रेड सी के नाम से जानते हैं। सो आप इस एल्गी का नाम याद रखेंगे, इस एल्गी का नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding the National Advanced Surface to Air Missile System. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है NASAMS is a short and medium range air defense system that can integrate with other equipment and air defense systems. And second, it is used exclusively by the United States and Norway. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है।
आप देख सकते हैं। So Taiwan recently announced the deployment of NASAMS in North Taiwan to enhance its air defense capabilities and protect critical infrastructure like its capital, Taipei. So NASAMS is not exclusive to the United States and Norway. It is in service in the armed forces of 13 countries, including Norway, United States, Spain, Finland, Qatar, Australia, and others. So it is a short and medium range air defense system designed to integrate seamlessly with other equipment and air defense systems, providing networked air defense capabilities. So ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है ज्वाइंटली बाय रेथन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक संस्था है या कंपनी है, डिफेंस कंपनी है, एंड कॉन्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी, जो कि नॉर्वे की है. So NASAMS reached operational capability in 1994 and was first deployed by the Royal Norwegian Air Force. आपने देखा कि वर्तमान समय में ये 13 कंट्रीज में ऑपरेशनल है. इसके एक और फीचर के बारे में बात करें तो इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेटवर्क्ड शॉर्ट एंड मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम दैट कुड इंटीग्रेट विद द अदर इक्विपमेंट एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स. सो सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में अगर हम देखें कि इसका पर्पस क्या होता है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल इज अ रडार और इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल फायर्ड फ्रॉम अ ग्राउंड पोजीशन टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय एनिमी एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which organization released the Global Risk Report 2025? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 को जारी किया है. आपके ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम. आपको बताना है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 कौन सी संगठन के द्वारा जारी किया गया है. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो ये जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा. आप देख सकते हैं. The World Economic Forum released the Global Risk Report, first published in 2006, categorizing extreme weather as an environmental risk. So the 2024-25 report is based on the Global Risk Perception Survey and assesses risks over short-term and a long-term period. So short-term risks include misinformation, extreme weather events, and state-based armed conflict, where long-term risks include extreme weather events, biodiversity loss, ecosystem collapse, and critical Earth system changes. So, four key spheres shaping global risks are technological, geostrategic, climate, and demographic, expected to intensify. And the report highlights addressing short-lived climate pollutants like black carbon, methane, and hydrofluorocarbons. So, World Economic Forum was established in 1971 as a not-for-profit foundation by German engineer and economist Klaus Schwab. And it was originally known as the European Management Forum. Then in 1987, the European Management Forum formally became the World Economic Forum. And then in 2015, it was formally recognized as an international organization. आप ध्यान रखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में. कल के करंट अफेयर सेशन में हमने देखा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट्स को जारी करता है. सो आज आप कमेंट करके बताएंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट्स के नाम कौन कौन से हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग खो खो। तो यहाँ पर खो खो से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, खो खो इज अ ट्रेडिशनल इंडियन गेम इंस्पायर्ड बाय द वॉर टैक्टिक्स ऑफ कुरुक्षेत्र एज डिस्क्राइब्ड इन द महाभारत। And second, India recently emerged as the inaugural champions in both men's and women's categories at the Kho World Cup 2025. And third, Kho was recently included as a competition sport in the 2024 Paris Olympics. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है खो खो से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं जबकि एक इनकरेक्ट है और जो स्टेटमेंट थर्ड है वो इनकरेक्ट है। इसको पेरिस ओलंपिक्स में एज अ कंपटीशन स्पोर्ट शामिल नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं। सो इंडियाज अचीवमेंट ऑफ विनिंग बोथ द मेंस एंड वुमेन्स टाइटल एट द खो खो वर्ल्ड कप 2025 हैज प्लेस्ड दिस ट्रेडिशनल स्पोर्ट इनटू स्पॉटलाइट। So, Kho is an ancient Indian sport inspired by war tactics from the Kurukshetra war as described in the Mahabharata. Strategies such as zigzag movement and retreating paths are core features of the game. While Kho has gained attention in national and international competitions, and it has not been included as a competition sport in the 2024 Paris Olympics. अगर हम इसके हिस्टोरिकल लेगेसी की बात करें तो खो खो वॉज फॉर्मलाइज्ड बाय द पुने's डेक्कन जिमखाना क्लब विच क्रिएटेड द स्ट्रक्चर्ड रूल्स and it was demonstrated alongside kabaddi and Malakhamb at the 1936 Berlin Olympics. So it recognized as a competitive sport in the events like Khelo India Youth Games and featured in school level competitions to promote its popularity among the youths. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में संपन्न जो खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो हाल ही में संपन्न हुआ है इसमें भारत ने मेंस और वुमेन्स दोनों ही कैटेगरी में इस वर्ल्ड कप को जीता है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।